देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्म करते हैं। एक अपने सोचने का कर्म होता है और एक एक्टिविटी का कर्म होता है। एक्टिविटी का कर्म करते हैं तो हमको फल इमीडिएटली मिल जाते हैं। जैसे मैंने ये कप को हिला के वहाँ पे रख दिया तो इमीडिएटली वो हिल जाएगा, पर मैं सोचता हूँ तो वो भी एक कर्म है। तो सोच का कर्म नेसेसरी नहीं आपको यही लाइफ स्टाइल में मिल जाए, वो अगले लाइफ स्टाइल में भी मिल सकता अब हम जिसको कहते हैं कि साढ़े साथी है ना, साढ़े साथी बहुत ही नॉर्मली यूज़ किया जाता है ना कि अरे आपको तो साढ़े साथी है, मुझे साढ़े साथी है, लेकिन ये साढ़े साथी सही में होता है? डेफिनेटली होता है। सो डेट डेफिनेटली इट्स अ रेफरेंस पॉइंट है ना, डेट है वो, हाँ, टाइमिंग इज अ रेफरेंस पॉइंट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अगर वहाँ पे गलती हो गई तो आप एस्ट्रोलॉजर्स को ब्लेम करते हो, ये सही नहीं बताते। सो ये जो कुंडली है वो प्रॉपर मैथ्स है, मैथमेटिकल लेआउट है? डेफिनेटली या एवरीथिंग इज ऑफ माइंड। शरीर के, आदमी के शरीर में दो ही चीज़ें जाती है, एक तो सोच या तो खाना। ये दो चीज़ें से वो बीमार पड़ सकते हैं। नेचर हैज़ मेड दिस बॉडी ना, नॉट द ह्यूमन बींग्स, सो नेचर ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ इट। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने में क्या अर्ज है? जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम आने के बाद ही उनके पास जाना चाहिए। यू कैन हैव अ ईयरली चेकअप, कैसे चल रहा है मेरा, सो दैट ही कैन गिव यू प्री वार्निंग्स। यंत्र इज अ विजुअल इम्पैक्ट, मंत्र इज एन ऑडिबल इम्पैक्ट, एंड पूजा एंड ऑल दिस थिंग्स आप जो करते हो ना, इट्स अ बिलीफ इम्पैक्ट। अच्छा, और एक क्यूरियोसिटी है जो मुझे भी है कि आप यंत्र लगाते हो, घर पे लगाते हो, और कई बार आप बाहर काम कर रहे होते हो, दिन में बाहर होते हो, या कई बार आप कई दिनों के लिए बाहर जाते हो, तो तब कैसे इफेक्ट करेगा? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग हमारे पॉडकास्ट तो देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो ये पॉडकास्ट बढ़ेगा और तभी और लोगों तक पहुंचेगा और हम और बड़े आमों को ला पाएंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी आधार मिलेगा, ये पॉडकास्ट बढ़ेगा और हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन हो जाएगा ना कि आपको सही में इसको अच्छा लग रहा है। इसका एक रिकॉर्ड रहता है ना जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए, आज के हमारे बड़े आम हैं संजय सरगोले। संजय ये मूल आईटी के सदस्य हैं। इन्होंने आईटी में, इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। इनका फिज़िक्स में बड़ा लगाव रहा है और इन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। अब इसमें क्यूरियोसिटी ये है कि ये जो मॉडर्न प्रवृत्ति है ना, इसको, एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते, ये पर्सपेक्टिव हम कैसे लाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने सोचा कि इस पॉडकास्ट में हम वो एक मॉडर्न अप्रोच लाएं एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो आइए, ये पुराना शास्त्र भी जान लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस भी जान लेते हैं, और संजय जी इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी जान के देखते हैं। और मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये पॉडकास्ट बड़ा अच्छा लगेगा। और आपको अगर कोई सवाल हो या आपकी कोई क्यूरियोसिटी हो तो आप ये पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद, देखने के बाद, आप कमेंट्स पे पूछ सकते हो। हम संजय जी से इसके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। संजय जी, आपका बड़े आम में स्वागत है। हेलो। वैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, राइट, है ना, लेकिन मैंने सोचा ये जो विषय है जिसमें आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, अभ्यासक हैं और रेमेडीज भी आप देते हैं, एस्ट्रोलॉजी, राइट, है ना, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि आप मूल हैं आईटी के, है ना, और फिजिक्स में आपका लगाव रहा है। राइट। तो फिजिक्स के जो प्लैनेट्स हैं वो छोड़ के आपने ये एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स में दिलचस्पी लेना क्यों शुरू किया? दोनों प्लैनेट सेम है, एस्ट्रोलॉजिकली भी और एकेडमिकली भी। एकेडमिकली प्लैनेट्स में हमको प्लैनेट्स के प्रॉपर्टीज सिखाए जाते हैं, उनके रोटेशंस, रिवॉल्यूशंस, ऑल द एकेडमिक एजुकेशन। एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स में आप देखोगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं। ओके, दैट्स अ मेजर डिफरेंस कि एकेडमिक फिजिक्स में, प्लैनेट्स में वी हैव प्रॉपर्टीज, अपने शास्त्र में
एस्ट्रोलॉजिकल शास्त्र में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उनके स्टोरीज भी है. सो आई वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन दैट. ओके. So apart from the academic education, I was keen on knowing the characteristics also, that the planets have a characteristics. So I thought, let me check it out, let me work on it, let me see it, how it functions. नहीं, जैसा कि मतलब मैं कर्मयोग में बिलीव करता हूँ, कई लोग हैं जो कर्मयोग में बिलीव करते हैं, और कई लोगों का तो ये बिलीफ है कि भाई जो आप कर्म करते हैं ना उसी का फल मिलता है. राइट. है ना. लेकिन कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी और इस शास्त्र में बिलीव भी करते हैं. बराबर. अब आप थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से बताएंगे कि प्लैनेट का, आप जैसे कह रहे हैं कि प्लैनेट का एक वो होता है, तो प्लैनेट कैसे इफेक्ट करता है. राइट. अभी आपने कहा कि आप बिलीव करते हो, सो दैट इज अ बिलीफ सिस्टम. आप बिलीव करते हो, जैसे हमको सिखाया जाता है कि पृथ्वी गोल है, हम बिलीव करते हैं ना. जब तक हम रिसर्च नहीं करते, जब तक स्पेस में जाके नहीं देखते हो कि पृथ्वी गोल है, आपको विश्वास ही रखना पड़ता है. सो कर्मयोग के उनका एक सबकॉन्शियसली दे बिलीव कि कर्मयोग से हमको उसका फल मिलता है. ज़रूर मिलता है. कर्मयोग का फल तो 100% कर्म करने से ही उसका फल मिलता है. अगर कर्म नहीं है तो फल नहीं है. पर अब कर्म का फल का जो टाइमिंग है वो वेरी हो जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्म करते हैं. एक अपने सोचने का कर्म होता है और एक एक्टिविटी का कर्म होता है. एक्टिविटी का कर्म करते हैं तो हमको फल इमीडिएटली मिल जाता है. जैसे मैंने ये कप को हिला के वहाँ पे रख दिया तो इमीडिएटली वो हिल जाएगा. पर मैं सोचता हूँ तो वो भी एक कर्म है. तो सोच का कर्म नेसेसरी नहीं आपको यही लाइफ स्टाइल में मिल जाए, वो अगले लाइफ स्टाइल में भी मिल सकता है. अच्छा. तो अगले लाइफ स्टाइल में क्या मिलेगा, जो सोच का जो कर्म होता है ना, दैट इज एस्ट्रोलॉजी. अच्छा. फिजिकल जो कर्म होता है वो आप देखते ही है ना, उसका रिजल्ट तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा. विजिबल है. विजिबल. लेकिन आप सोचते क्या हो, ये सोच ज्यादातर प्लानिटरी का इफेक्ट होता है. प्लैनेट्स, क्योंकि आप सोचते नहीं हो, आपको सोच आती है. यू डोंट थिंक, द थॉट कम्स इन योर माइंड. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. बिकॉज आप ये नहीं सोचते हो कि मैं 10 मिनट के बाद क्या सोचने वाला हूँ. यू नेवर डिसाइड कि व्हाट यू विल थिंक आफ्टर 10 मिनट्स. यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट द थॉट कम्स आफ्टर 10 मिनट्स. करेक्ट. सो ये पहली है कि सोच आती है. तो वो सोच क्यों आती है, कैसे आती है, हु पुट्स इन दैट थॉट, ये सब प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड होता है. ओके. प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस आप देखोगे तो चंद्र कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है. तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन माइंड, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन फिजिकल बॉडी, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. जो माइंड का होता है इम्पैक्ट, वो हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए जान सकते हैं. अच्छा. फिजिकली तो आपको हमको सब दिखता ही है. हाँ. सो दैट इज अ तो बेसिक प्लैनेट, मतलब एक उदाहरण देके अगर आप बताएंगे, जैसे आपकी कोई केस में से एक उदाहरण देके बताएंगे कि कोई प्लैनेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी को, और ये टेम्पररी होता है, उस वक्त के लिए होता है, या फेज में होता है. डेफिनेटली फेज में होता है वो, क्योंकि एवरीथिंग इज इन मोशन. स्टैग्नेंट कोई नहीं, तो उसकी एक चाल होती है. तो जब तक वो मोशन है प्लैनेट्स के, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 9 प्लैनेट्स विद 9 कॉम्बिनेशंस. कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो वो समझ सकते हैं कि हाउ दैट 9C9 वर्क्स, 9 कॉम्बिनेशन विद 9 प्लैनेट्स, हाउ इट इम्पैक्ट्स द माइंड. ओके. तो जब तक उसकी दशा है, नाउ देयर इज अगेन अ डीप थिंग, कि जब तक उसकी महादशा है, इट गेट्स एक्टिवेटेड, तब तक उसको उसका फल मिलता है. ओके. उसकी दशा खत्म होते ही उसका फल उसको नहीं मिलता. ओके. अब हम जिसको कहते हैं कि साढ़े साथी, है ना, साढ़े साथी बहुत ही नॉर्मली यूज़ किया जाता है ना, कि अरे आपको तो साढ़े साथी है, मुझे साढ़े साथी है. लेकिन ये साढ़े साथी सही में होता है? डेफिनेटली होता है, क्योंकि टेक्निकली साढ़े साथी का मतलब क्या है कि आपका चंद्र का प्लेसमेंट बेसिक कुंडली में जहाँ पे है, उसके पहले 30 डिग्री अगर शनि आ जाते हैं तो शनि के जो फ्रीक्वेंसीज है वो उसे जैम कर देते हैं. आपका थिंकिंग पावर आपकी वो कंफ्यूज हो जाता है. शनि यानी सैटर्न. सैटर्न. तो वो कंफ्यूज हो जाता है. सो उसका एक पीरियड होता है 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज. ओके. सो इम्पैक्ट होता है वो, क्योंकि जैसे 30 डिग्रीज के आसपास चंद्र के पास आ गया ना, चंद्र स्टार्ट शेकिंग. देयर इज अ कंफ्यूजन क्रिएटेड इन अ थॉट प्रोसेस. नथिंग हैपन्स फिजिकली, बट थॉट प्रोसेस में कंफ्यूजन हो जाता है.
ओके सो देयर इज अ डिले इन द थिंग्स, कभी डिले हो जाता है, कभी काम नहीं होते हैं। फिर चंद्र का भ्रमण उस राशि पे होगा एंड देन अगेन द 30 डिग्रीज अहेड। तो आप देखोगे कि चंद्र बेसिकली कौन से डिग्रीज पे है, उससे 30 डिग्रीज पहले उसको 30.5 का इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। तो जेनेरिक में ले लेते हैं कि समझो मेष राशि में चंद्र है, मेष राशि में अगर 1st डिग्री पे चंद्र है, तो मीन राशि के 1st डिग्री पे जब मून शनि आ जाएगा तो उसको 7.5 लग जाएगी, उसका इम्पैक्ट उसको महसूस करना लगेगा वो। या चंद्र अगर 29 डिग्री मेष राशि पे है, तो जब मीन राशि में शनि 29 डिग्री पे आ जाते हैं, तभी उसको शनि का 7.5 का असर दिखना शुरू हो जाता है। दैट इज द बेसिक साइंस बिहाइंड इट। ओके, तो और कुछ साइंटिफिकली बता सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो यूथ है ना, इसको, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कई लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, काफ़ी लोग बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते। वो कहते हैं कि यार ये ऐसा कुछ नहीं होता है, हम अपना जो काम करते हैं, अपना जो कर्म करते हैं, उसी से होता है। तो साइंटिफिकली और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्लानिटरी सिस्टम्स कैसे लोगों की सोच में या इफेक्ट करते हैं। जैसे आपका कोई एक केस है, उसमें उसका अगर आप उदाहरण लेके बताएं, जनरली हाउ दिस प्लानिटरी वर्क्स, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये जो साइंस है ना, हाँ, ये थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा समझ लें। या डेफिनेटली कैसे होता है कि दो प्रकार की दशा होती है, एक नारायण दशा होती है और एक महादशा होती है। आई विल गो टू द रूट लेवल ऑफ इट। ओके, नारायण दशा इज द रिसोर्स व्हाट यू गेट इन द लाइफ, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जैसे एक बच्चा घर में पैदा होता है, तो उसके लिए उसके रिसोर्स क्या है? उसके माँ बाप, उसके भाई बहन छोटे, फैमिली, और उसका स्कूल। ये रिसोर्स नारायण दशा में दिखाया जाता है कि उसको ये रिसोर्स मिलेंगे। ये रिसोर्स से उसको फल क्या मिलेगा, व्हाट द रिजल्ट ही विल गेट फ्रॉम दिस दशा डिपेंड्स ऑन द महादशा। अच्छा, अभी नेसेसरी नहीं कि फैमिली में उसने जन्म लिया है तो उसको माँ का सुख मिले, नेसेसरी नहीं उसको पिता का सुख मिले। पास में स्कूल है, नेसेसरी नहीं वो स्कूल में भी जा सके गरीबी की वजह से। तो वो महादशा दिखाती है कि उसको ये रिसोर्स से क्या फल मिलेगा। जब तक अपने ब्रेन के सामने कोई रिसोर्स नहीं आता है ना, ब्रेन डज नॉट फंक्शन। अगर स्पेस में जाओगे आप, तो आप कुछ सोचोगे भी नहीं ना, बिकॉज देयर इज नो इनपुट। करेक्ट। ब्रेन क्या करता है, 5 सेंसेस से इनपुट ले लेता है और ही कंप्यूट दैट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करते हैं। इसीलिए हम लोग को 5 इंद्रियां बताए गए। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कमिंग इन द ब्रेन, हाउ द ब्रेन विल कंप्यूट? So what information has to come to in your life is very important. If you see that ना, everybody has a different environment. अब आप बोलोगे कि 2 भाई 3 भाई एक ही फैमिली में है, so they have one environment, पर उनकी महादशा अलग होती है। That's why they get the different results out of it. इसी सोच का एक नतीजा है, मैं कर्म करता हूँ तो मुझमें प्लानिटरी का क्या इन्फ्लुएंस है। ये भी एक प्लानिटरी की ही कि जो कर्म योगी हो। अच्छा, ये सोच भी प्लानिटरी है ना, एवरीथिंग इज प्लानिटरी। ओके, और बर्थ डेट बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट होता है इसमें, कि जिस समय में या जिस तारीख में आप जन्म लेते हो, हाँ, इसका बड़ा इफेक्ट होता है, या उसका कैलकुलेशन में एस्ट्रोलॉजी में बड़ा उसका वो होता है। बर्थ डेट कुंडली बनाने के काम में आ जाती है। इट इज अ रेफरेंशियल पॉइंट है वो। ओके, अभी आपने देखा होगा, तो ये 2024 चालू है, सो 2024 ये फिगर भी 3 बार चेंज हो गए। मतलब जीसस क्राइस्ट से 2000 शुरू हो गया, उसके पहले रोमन्स ने भी, दे हैव चेंज द नंबर्स। हाँ, बट हम उसे रेफरेंस टैग करते हैं। हमारे अगर आप देखोगे तो कुंडली तिथि के हिसाब से चलती है। हाँ, तारीख इज इमटेरियल। ओके, आप देखोगे चंद्र कौन सी तिथि पे पैदा हुआ है, सो दैट द मून, जो मून को लेके पूरी एस्ट्रोलॉजी, हाँ, मून को लेके इट इज चंद्र की पोजीशन से आप उसको कुंडली उसकी बनाते हो, उसकी बनाते, बिकॉज चंद्र कंट्रोल्स माइंड। ओके, सो डेट डेफिनेटली इट्स अ रेफरेंस पॉइंट है ना, डेट है वो। हाँ, टाइमिंग इज अ रेफरेंस पॉइंट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अगर वहाँ पे गलती हो गई तो आप एस्ट्रोलॉजर्स को ब्लेम करते हो, ये सही नहीं बताते। सो ये जो कुंडली है वो प्रॉपर मैथ्स है, मैथमेटिकल लेआउट है। डेफिनेटली या, क्योंकि उनके जो पोजीशंस है, उनके जो ट्रांजिशंस है प्लैनेट्स के, वो पहले ऋषि मुनियों ने जॉट डाउन करके रखे। हाँ, कि ये टाइम है, ये टाइम है। जैसे पृथ्वी को
सूर्य से फिरने के लिए 365 पॉइंट समथिंग डेज लगते हैं, सैटर्न को 2.5 साल लगते हैं, गुरु को 11 महीने लगते हैं. तो दैट हैज़ बीन प्री डिफाइंड. ओके. तो उस डेफिनेशन के हिसाब से कैलकुलेशंस होते हैं, जिसे हम गणित शास्त्र कहते हैं, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष. तो जो गणित ज्योतिष जानते हैं उसमें उनको चार्ट बनाने की, अभी तो कंप्यूटर्स पे आ जाते हैं, बट पहले तो मैन्युअली बनाते हैं. और वो भी दशा कैलकुलेट करके मेजर कैलकुलेशंस हुआ करते थे. इट टेक्स टाइम टू डू दैट कैलकुलेशन. और एक ही नहीं, महादशा नहीं होती है, नारायण दशा होती है, योगिनी दशा होती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दशास. आपको किस किस रीज़न के लिए वो दशा देखना है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. और लाइफ स्पैन के लिए, जैसे हमारी अभी विंशोत्तरी दशा चलती है ना, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 ईयर लाइफ स्पैन पकड़ते हैं. ओके. पहले ज़माने में लाइफ स्पैन बड़ा हुआ करता था, बड़ी होती थी, तो विंशोत्तरी नहीं, फिर अलग दशा होती थी. अच्छा, ये और एक बड़ा वो है लोगों में कि नंबर्स के कॉम्बिनेशन पे लोग बड़ा बिलीव करते हैं. कुछ लोग हैं कि आपको कई बार AAA दिख जाता है, या कई बार तारीख मतलब नंबर्स ट्रिपल दिख जाते हैं और कहते हैं कि दीज आर साइंस. सो इसमें क्या है, मतलब ये क्या है? हाँ, अभी इसके 2 एस्पेक्ट्स है एक्चुअली. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. इट्स अ थिंग एक्चुअली, व्हेन न्यूरॉन फायर्स टुगेदर दे वायर टुगेदर. ओके. यानी आप 5 सेंसर्स से सब चीज़ें देखते हैं. अभी मैं यहीं पे एक आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपकी और हमारी बातचीत चल रही है, यहाँ पे एक कप है, मुझे कहीं से साउंड भी आ रहा है सुनने के लिए, एंड आई एम ड्रिंकिंग अ टी ऑल्सो विथ यू. सो मेरे 5 सेंसेस एक्टिवेटेड है. अभी टी का टेस्ट, और मुझे समझो यहाँ से कोई आवाज़ आ गई या बेल की आवाज़ आ गई, और इतने में मुझे एक मोबाइल पे एक समझो मैसेज आ गया, जिस मैसेज की वजह से आई बिकम वेरी हैप्पी. मेरे हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो गया. आई गेट सम मैसेज या समबडी कॉल्स, एक्सपेक्टेड होता है ना वहाँ पे, कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिज फ़ोन और उसका फ़ोन आ गया, एंड घड़ी में देखा है तो इट वॉज से 8:11. तो ये ब्रेन न्यूरॉन्स फायर हो गए सब जगह से. ये न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं इंटरनली, राइट. अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मैं यही टेस्ट, मुझे चाय के आगे टेस्ट आ गए, तो आप मुझे याद आओगे, बिकॉज दैट न्यूरॉन्स वेर कनेक्टेड. हाँ, मैं ब्रेन विल ऑलवेज सर्च, क्योंकि जो नंबर होता है ना 1, 11, आप देखोगे देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ नंबर, इवन एंड ऑड. मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स एंड बाइनरी नंबर्स. ये जो एंजल नंबर्स, जो एंजल डिस्क्राइब किया है, दैट इज सिमेट्रिकल नंबर्स, 1, 1. और इन रेयर कंडीशन इट इज अ सिक्वेंशियल नंबर, 1, 2, 3, 4. अगर 1, 1 देखो ना, इट्स अ सिमेट्री. दोज नंबर्स आर स्टोर्ड एज ए इमेज फॉर्मेट इन द ब्रेन. ओके. जब आप कोई भी वो मैसेज आ गया और 8:11 मुझे आ गया ना, तो ब्रेन विल ऑलवेज, अगर 8:11 दिख गया मुझे, तो ब्रेन विल ऑलवेज फाइंड अभी ये मैसेज मुझे आ जाएगा. ही विल एक्सपेक्ट सम टाइम ऑफ गुड हार्मोन्स टू बी सीक्रेटेड. इसीलिए जब भी वो नंबर दिखता है ना वहाँ पे, योर ब्रेन बिकम्स अलर्ट एट दैट टाइम. एवरीबडी सीज दैट नंबर. पर आपके उस टाइम पे कुछ तो एक इंसिडेंस हुआ होगा, इसीलिए आपका वो नंबर ब्रेन ने स्टोर कर लिया, बिकॉज दिस नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मी गुड हार्मोन्स. फिर वो टाइम ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है. आपको 8:11 पहले भी दिखता था, अचानक आपको दिखना शुरू हो गया ना. ऐसे नहीं हुआ कि बचपन से आपको दिखते हैं और बाद में वो फेड आउट हो जाते हैं. 2-3 साल के बाद वो नंबर दिखना बंद हो जाता है, बिकॉज वो कार्य बंद हुआ ना. अभी आप एक्टर हो, समझो आपको किसी ने कॉल किया कि संदीप जी आ जाओ, एक फिल्म बनानी है. यू गेट हैप्पी. आपने देखा तो 9-11 बज गए, तो ब्रेन टैग्स दैट इंफॉर्मेशन. उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं. न्यूरॉन फायर हुआ ना, तो 9-11 का न्यूरॉन ब्रेन ने देख लिया, उसके जो फिल्म के ऑफर आई वो ब्रेन ने रजिस्टर कर लिया, वो न्यूरॉन्स कनेक्ट हो गए. तो यू फील हैप्पी. सो यू फाइंड 9/11 टू बी अ ग्रेट नंबर. अभी जब भी तो 9/11 गॉट रजिस्टर्ड इन योर सब कॉन्शियस ब्रेन. तो जब भी आप देखोगे तो 9/11 दिख गया तो ब्रेन गेट अलर्ट, अलर्ट मोड में चल रहा है 9/11 तो बाकी सबको भी दिखता है ना, पर आपका ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है. दैट इज द न्यूरॉन व्हेन गेट्स फायर टुगेदर, दे वायर टुगेदर. इसलिए आप देखोगे, आपने पुराने गाने सुन ले तो आपको पुराना जमाना याद आता है.
कुछ मेमोरीज भी आ जाती है, व्हाई दैट हैपेंस, बिकॉज इट गोज ऑन कनेक्टिंग यू टू लिंक टू दैट। अगर मैंने आपको कहा कि आपका एक दोस्त मुझे मिला था कॉलेज का, अगर नाम ले लिया तो वो दोस्त के रिलेटेड आप 4-5 मिनट सोचते रहोगे, फिर उससे रेफरेंस में दूसरा आएगा, दूसरे रेफरेंस में तीसरा आएगा। दैट इज न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड, वायर्ड होते हैं ना ऐसे वो, इसीलिए वो एंजल नंबर से दिखना शुरू हो जाता है। तो जैसे अब जो रेमेडीज हैं, मतलब आपके रेमेडीज पे तो आएंगे ही डिटेल इस पे, बट अलग अलग जो रेमेडीज हैं, कोई स्टोन्स देते हैं, कोई मंत्र देता है, कोई वो देता है किसी उपाय के लिए, मतलब आपका जो उपाय है, तो ये वाकई में काम करता है या एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि आप, जैसा आपने कहा कि एक हार्मोन सिक्रेट होते हैं एंड देन यू नो यू फील बेटर और यू स्टार्ट कुछ एक्टिवेट हो जाता है, या सही में फिजिकली हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस? एक्चुअली द वर्ड प्लेसिबो इफेक्ट, हाउ डू यू डिफाइन प्लेसिबो इफेक्ट? दैट इज अ वर्ड गिवन बाय द एलोपैथी इंडस्ट्री, आई थिंक इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट। हम होम्योपैथी में भी इसको बोलते हैं, तो यूज कर दे, मतलब हाँ, सो हम जब भी देखते हैं ना पूरी दुनिया को, वो 3D वर्ल्ड से देखते हैं। लाइक हम लोग एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथी मेडिसिन डज नॉट क्योर योर डिजीज, it only blocks the symptoms. They maintain it till he body heals automatically. They will give you going on giving the crocin. आप बोलते हो वायरल है, ओके, वायरल इज ए नॉन डिटेक्टेड बैक्टीरियाज और समथिंग लाइक दैट। आप उसको क्रोसिन लेके 3 दिन में उनको वायरल खत्म हो जाए, इट हील्स ऑन ऑटोमेटिकली। होम्योपैथिक में व्हाट दे डू इज दे एवरीथिंग इज ऑफ माइंड। शरीर के, आदमी के शरीर में 2 ही चीजें जाती है, एक तो सोच या तो खाना। यही 2 चीजें से वो बीमार पड़ सकते हैं, और यही 2 चीजों से वो ठीक हो सकता है। सो विद द थॉट प्रोसेस द होम्योपैथिक ट्रीट्स देम। आप काउंसलिंग करके भी उसे ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज नेचर हैज मेड दिस बॉडी ना, नॉट द ह्यूमन बींग्स, सो नेचर ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ इट। सो आपका जो पद्धति है इसमें काउंसलिंग का भी बड़ा वो होता है कि विद दैट, काउंसलिंग का होता है, परसेप्शन का होता है। हम कोई भी घटना को अलग अलग परसेप्शन से देख सकते हैं। इट ऑल मैटर्स हाउ यू परसीव द थिंग। ओके, सो जो बिलीव नहीं करते, जैसे हमने कहा कि कुछ लोग इस पे बिलीव बहुत करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते, हाँ, तो जो मान लेते हैं कि जो बिलीव नहीं करते और वो भी कई एरियाज में सक्सेसफुल होते हैं अपने काम में, या जो भी अपने एरियाज में होते हैं, तो ये हम मतलब इसको कैसे हम मतलब ये करें, उसको लॉजिकली कैसे वो करें? सक्सेसफुल आदमी की आप स्टोरी है ना, जन्म से लेके उसके एंड तक की देखिए। जो बाहर किताबें मिलती है मेरे हिसाब से, दे ओनली टॉक अबाउट द सक्सेस स्टोरीज, दे विल नेवर टॉक अबाउट हिज फेलियर्स और व्हाट ट्रबल ही हैज मेड इन हिज लाइफ और समथिंग लाइक, और हाउ मच अनहैप्पी, वी डोंट नो। हाँ, अनहैप्पी ही इज क्या, जाने अनजाने में वो रेमेडीज करते रहते हैं, बिकॉज रेमेडीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज। मैं उस बात पे आ जाऊंगा क्या है, करना नहीं है। कर्म सिद्धांत जो है ना, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट कि कर्म के हिसाब से चलो, पर उसके आगे क्या एक सिस्टम होता है ना कि फल की चिंता मत करो। आपके दिमाग में एक थॉट है, मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी है, एक हायर एंड कार में ले लेता हूँ। आप कर्म करोगे, आप मेहनत करोगे, आप पैसा कमाओगे, आप गाड़ी भी लोगे, दिस इज द सक्सेस ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। पर गाड़ी से वो आपको कितना सुख मिलेगा ये आप नहीं बता सकते। तो वो जो सुख और वो जो हैप्पीनेस है ना, दैट इज डेस्टाइन्ड। या कई बार टेम्पररी हैप्पीनेस हो जाता है आपको, इट इज अ प्लेजर, इट इज नॉट एन हैप्पीनेस, इट इज एन ईगो सेटिस्फाइंग इवेंट कि आपने गाड़ी ले ली, मेहनत करके पैसे कमा के आपने गाड़ी ले ली, पर वाकई में आपको उस गाड़ी से सुख मिल रहा है, वाकई यू कैन ड्राइव दैट कार इन दिस सिटी। सो दिखने वाले को क्या दिख गया कि इसने मेहनत किया, इसने गाड़ी बना ली, कमाई, एंड आई गॉट सक्सेसफुल। ही गॉट सक्सेसफुल इन अचीविंग द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, नॉट द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज बाय डिफॉल्ट। सो एक्चुअली आपका मतलब क्या कहते हैं, रेमेडीज का वो जो होता है या उपाय होते हैं, वो ज़्यादातर आपको हैप्पी बनाने में, या आपको कोर में हैप्पी, या नहीं, हाँ, हैप्पीनेस जो होता है, ब्लिस, वो डिफाइंड ही होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे पाथवे समझो खराब है, अगर समझो मुझे नौकरी चाहिए,
हाँ मुझे नौकरी करना है, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे कि उसको उपाय बताएंगे कि उसको नौकरी मिल जाए। दे विल नॉट गारंटी यू कि ये नौकरी से तुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी, क्योंकि वो उनके हाथ में है ही नहीं ना। करेक्ट। सिर्फ मेरा रास्ता आसान हो जाए, माई पाथ शुड बी क्लियर, इन दैट वे द एस्ट्रोलॉजर कैन हेल्प यू आउट इन टेकिंग अ राइट डिसीजन। सी वहाँ पे क्या होता है ना, द माइंड ऑलवेज स्टेज इन डुअलिटी, दुविधा में होता है मन, मैं यहाँ जाऊँ क्या यहाँ जाऊँ, ये करूँ क्या वो करूँ। एक तो आप ब्लाइंडली फॉलो करो तो कोई एक बात हो, या तो कंसल्ट समवन, आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हो कि ऐसे ऐसे आइए, मैं क्या करूँ, मेरे आगे का पीरियड कैसा है। सो मटेरियलिस्टिक थिंग्स अचीव करने में एस्ट्रोलॉजर्स डेफिनेटली हेल्प किया। तो आप एक पर्टिकुलर केस को अप्रोच कैसे करते हैं? मतलब पहले आप उसका पूरा वो जान लेते हैं, उसके बाद उसकी कुंडली देखते हैं और उसको क्या लाइफ में चाहिए, उस दिशा में आप उसको क्या कहते हैं, उपाय बताते हैं या कैसा होता है? नहीं, पहले कोई भी क्लाइंट आ जाता है तो मुझे उसका डेट वेरीफाई करना पड़ता है, बिकॉज वो डेट उसने तो नहीं लिखा था, बर्थ डेट, किसी बिकॉज दैट बर्थ डेट इज रिटन बाय थर्ड पार्टी। करेक्ट। ओके, तो उसको देख के, उसको जान के मुझे पता चल जाता है क्वेश्चनर्स करके कि क्या क्या लाइफ में घटना हुई है, वो मैं महादशा से मैच करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो 90-95% मैच हो गए तो इसके टाइमिंग्स बराबर है। हाँ, उसमें भी अगर आप डिटेल में जाओगे, अगर उसका बर्थ टाइमिंग्स 1 डिग्री पे या 29 डिग्रीज पे है तो फिर ज़रा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर 1 मिनट का भी फर्क हुआ ना तो उसकी राशि बदल जाती है। ओके। तो उसके फिजिकल अटायर, फिजिकल स्ट्रक्चर से है, ये जो यहाँ पे जो पैदा होते हैं, दे विल नेवर फाइंड एनी एस्ट्रोलॉजर गिविंग देम द राइट एडवाइस, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे है ना उनका, कस्प पे जो कस्प पे होता है। तो वहाँ पे कैसे है, 1 मिनट का भी टाइमिंग में फर्क हो तो उसकी राशि चेंज हो जाती है, द होल सिस्टम चेंज। अच्छा। हाँ, तो ये कैटेगरी के लोग हैं, आई कैन ऑलमोस्ट से 20% और 30% ऑफ दिस पीपल लाइज इन दिस कैटेगरी ना। उनकी कंप्लेंट हमेशा रहती होगी कि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता हूँ पर मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं आता है। मतलब तारीख और टाइम सही होने के बावजूद भी थोड़ा सा वो हिल जाता है बिकॉज ऑफ द कस्प, बिकॉज ऑफ द बॉर्डर लाइन, टाइमिंग के हिसाब से। हाँ। अगर टाइम देखो, अभी हम टाइम क्या पकड़ते हैं, कलकत्ता का टाइम पकड़ते हैं हम, बॉम्बे का लोकल टाइम नहीं पकड़ते ना, उस हिसाब से होता है। वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट। 5 डिग्री के ऊपर होगा, मतलब 2 डिग्रीज के ऊपर है या 28 पे तो चल जाता है वहाँ पे, उसका बीच में का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या सो ये सब जानने के बाद जो आप तारीख देखते हैं, कुंडली हाँ, तो मैच करता हूँ मैं, दशा सिस्टम मैच करता हूँ, फिर उसके कंप्लेंट्स देखता हूँ। हिज कंप्लेंट शुड मैच द दशा, वो क्या कंप्लेंट लेके आया। ओके। वो मैच होता ही है ना कि इसको, और कुछ बताने से पहले हमको मालूम पड़ जाता है कि इसका ये कंप्लेंट्स है, या इस फेज से वो गुजर रहा है। हाँ इस फेज से गुजर रहा है, इसकी ये कंप्लेंट्स है, और स्टैटिस्टिकल डेटा हम लेते हैं ना, हाँ। वही मैनिफेस्ट होता है आगे जाके। ओके। अगर आप मेरे पास चार्ट लेके आए, अरे संदीप जी आप आगे जाके बड़े बनोगे, दैट इज ए जनरलाइज स्टेटमेंट। करेक्ट। पर अगर मैं आपकी स्टैटिस्टिकल डेटा ले लेता हूँ कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, ए फिल्म कर रहा हूँ, बी कर रहा हूँ, सी कर रहा हूँ, डी कर रहा हूँ, देन आई कैन स्पेसिफिकली टेल यू आपकी ई फिल्म है ना, आपको 5 साल के बाद अच्छा ग्लैमर दे सकती है, बिकॉज आई नो कि विच थिंग्स विल मैनिफेस्ट आहे। ओके। तो स्टैटिस्टिकल डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है। सो एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा कोई फेज होता है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की मदद लेनी चाहिए, या एस्ट्रोलॉजर के पास उस व्यक्ति ने जाना चाहिए, या ज़रूरी है? वरना ऐसा ना हो कि बहुत ही डिपेंडेबल हो जाए आदमी, या बहुत ही मतलब वो हो जाए, बट ऐसा कोई क्रूशल फेज होता है जहाँ पे एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस की, उसकी मदद की ज़रूरत होनी चाहिए। ये ऐसे ही हुआ ना कि मुझे क्वार्टरली चेकअप, हाफ ईयरली चेकअप या ईयरली चेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, पर अभी तो ये नया फंडा है कि यू शुड हैव अ क्वार्टरली चेकअप, हाफ ईयरली चेकअप, ताकि मेरा बीपी, मेरा शुगर सही जगह पे है नहीं है, मेंटेन करना है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने में क्या हर्ज है? जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम आने के बाद ही उनके पास जाना चाहिए। यू कैन हैव अ ईयरली चेकअप, कैसे चल रहा है मेरा, सो दैट ही कैन गिव यू प्री वार्निंग्स। अगर आपको प्री वार्निंग मिलती है तो आपको तकलीफें कम होती हैं।
आप कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद उसके पास जाओगे, उनके पास जाओगे, तो ही विल डेफिनेटली हैव अ सॉल्यूशन। पर प्री वार्निंग से यू कैन अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। इंटेंसिटी कम हो जाती है या उसका एक Right, आप पहले से वो कर है। तो संजय जी, हमने ये तो जान लिया कि प्लानिटरी सिस्टम क्या होती है, कुंडली क्या होती है, आप उसको देखते हो, फिर आप उसको क्या कहते हैं एसिमुलेट करते हो, और फिर लोग जो बोल रहे हैं, लोगों की सोच है, उसको भी एसिमुलेट करते हो। लेकिन आपका जो उपाय है, आपकी जो पद्धति है, वो तंत्र से जुड़ी हुई है ना, सिंबल से जुड़ी हुई है। तो ये पद्धति आपने क्यों अपनाई? मतलब क्योंकि अलग अलग पद्धति है ना, लोग स्टोन्स देते हैं, लोग मंत्र बोलते हैं, तो आप सिर्फ तंत्र का उपयोग करते हैं या कुछ अलग पद्धति भी इसको? नहीं, सब रेमेडीज, आई यूज ऑल द रेमेडीज। ओके। पर वो सामने वाले पे डिपेंड होता है कि वो किस पे बिलीव करता है। बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स। किसी किसी को मंदिर जाना पसंद है, किसी किसी को मंदिर जाके क्या होता है, किसी किसी को मंत्र जाप करने का शौक होता है, जेमस्टोन्स करने का शौक होता है। ही बिलीव्स इन दैट। जिसमें आप बिलीव करते हो उस उपाय को आप फॉलो करो, आपको रिजल्ट 100% मिल जाएंगे। तो बिलीफ फैक्टर ये बहुत बिलीफ फैक्टर इज द ओनली इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा। पहली बात है कि आप जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो उनके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो 50% ऑफ योर वर्क इज डन, योर रेमेडीज आर सॉल्व। अगर आप सस्पिशियस माइंड से जाते हो तो योर माइंड इज ऑलवेज इन अ सस्पिशियस मोड, योर ब्रेन विल ऑलवेज ट्राई टू मैनिपुलेट यू एंड इट विल नेवर गिव यू रिजल्ट्स। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। अब ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है कि विश्वास रखा कैसे जाए, मतलब आपको कैसे पता हो या कैसे मालूम हो या कैसे आपको वो हो कि ये आदमी सही है। बिकॉज क्या है ना कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका एक प्रैक्टिस होता है, आप किसी का एक ऑब्वियसली इसमें भी रिकमेंडेशन से ही आप जाते हो, कोई रिकमेंड करता है तो आप जाते हो, उसको उसका एक्सपीरियंस मिला हो। बट आम तौर पे कैसे हम विश्वास करें किसी पर या किसी को, बिकॉज आप पूरा अपनी लाइफ की किताब खोलते हो ना उसके सामने। हाँ, मगर कैसे होता है, ऐसे नहीं होता है कि चलो मैं ये आदमी पे जाता हूँ, मैं पहले वेरीफाई नहीं करता हूँ कि मुझे इस पर विश्वास रखना है या नहीं रखना है, रखना है नहीं रखना है। आज जब उसके सामने बैठ जाते हो तो आप उसको सरेंडर करो। आपका जितना विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा उतना वो इंसान आपसे ही विल बिहेव इन अ वेरी ट्रुथफुल वे। आप सस्पिशियस हो जाओगे तो वो सेंस कर देता है कि ये सस्पिशियस है। आप बिलीव करते हो तो आप वो सेंस करेगा कि ये बिलीव कर रहा है। अगर मैं आपके साथ विश्वास के साथ आता हूँ ना कंप्लीटली, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप कोई क्रिमिनल माइंडेड नहीं हो, तो आप 100% मुझे सपोर्ट करोगे। आप महसूस करोगे कि ये आदमी विश्वास करता है, आप धोखा नहीं दोगे। सो बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए हम बोलते हैं ना पहले कि गुरु होना चाहिए, गुरु को फॉलो करो। जैसे 7:30 में अगर अपना माइंड कंफ्यूज होता है, बराबर, तो वी हैव टू डिपेंड ऑन समवन कि अरे मेरे पास ऐसे ऐसे है, आपका क्या ख्याल है। तो हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, अपने भाई पे डिपेंड होते हैं, अपने टीचर्स पे डिपेंड होते हैं, अपने गुरुज पे डिपेंड होते हैं। तो क्या करते हैं हम, उनका ब्रेन हायर करते हैं, यार तू ये सिचुएशन को देख और मुझे बता क्या है, और हम उस हिसाब से उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि वी नो कि मेरे मुझे तो वो क्लियर दिख नहीं रहा है, तो मुझे किसी का तो हाथ पकड़ के चलना चाहिए। सो आई बिलीव। आप विश्वास के साथ जाओगे किसी के साथ कि ये आदमी मुझे अच्छा देगा, तो ही विल शो यू द डायरेक्शंस। बट बिलीफ सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। कोई आदमी खुद बिलीफ लेके आते हैं कि मुझे कोई जेमस्टोन दे दो। अभी उसको जेमस्टोन की जरूरत भी नहीं है, पर उसको चाहिए, मुझे जेमस्टोन चाहिए, तो उसको आप जेमस्टोन रेकमेंड करोगे तो 80% ऑफ हिज वर्क इज डन। ही विल स्टार्ट बिलीव, ही बिकम्स हैप्पी, नाउ द थिंग्स विल वर्क। ये सोचना वो शुरू कर देते हैं, ये पहनने से मेरा काम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इफ ही गोज इनटू दैट ड्युअलिटी ना, इट वोंट वर्क। बट इफ ही कॉन्फिडेंटली वेयर दैट, अगर वो रस्ते का उठा के पत्थर भी पहन लिया उसने ना, देन इट ऑल्सो इट विल वर्क फॉर हिम, बिकॉज हिज थॉट प्रोसेस इज वर्किंग। अभी जेमस्टोन्स के अलग अलग होते हैं, इट इम्पैक्ट्स ऑन द फिजिकल लेवल ऑल्सो, अलग अलग होते हैं, बट थॉट प्रोसेस से वो खुद को रिपेयर करते हैं। लेकिन जेमस्टोन्स का जैसे आपने कहा है कि वो, अब ये तो ठीक है, ये तो सोच पे है कि आप बिलीव करना चाहते हो और बिलीव में है तो आप वो इफेक्ट कर जाता है। लेकिन कई बार होता है कि जेमस्टोन्स आपको असली मिलते नहीं है, मतलब जेन्युइन नहीं मिलते। राइट।
तो ये जेन्युइनिटी कहाँ से, मतलब कैसे होती है जेमस्टोन्स की जेन्युइनिटी कैसे होती है? जेमस्टोन्स के वो एक पत्थर होता है जो नेचर में मिलता है वहाँ पे, सो इट इज़ नॉट इजीली अवेलेबल, उसके प्रोसेस होते हैं, तो वाकई में वो तो महंगा ही होगा। आप मोती खरीदने जाओ तो दे विल ऑलवेज गिव यू कल्चर्ड मोती, दैट इज लुक अलाइक, उसका जो बनाया हुआ होता है। ओरिजिनल जो होता है ना वो ओरिजिनल ही होता है। इट्स अगर कोर में पत्थर का अगर आपने कोर ले लिया तो उसकी इंटेंसिटी, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, डेंसिटी हाई होती है ना वहाँ पे। जैसे आप पत्थर बढ़ाओ तो ऊपर का लेयर लोगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, बट एवरीथिंग वर्क। अगर आप कलर्ड ग्लास भी पहनोगे नॉर्मल, समझो आपको येलो सफ़ायर किसने बोला कि येलो सफ़ायर पहनो गुरु के लिए, तो आप येलो कलर कोई भी पहनो, इट विल डेफिनेटली वर्क ऑन, बिकॉज कलर इज अ कलर ना। कलर भगवान ने कलर इसीलिए तो दिया है ना, दे आर द विजुअल फ्रिक्वेंसीज व्हाट यू कैन सी कलर्स। तो मुझे कलर से क्या मिल रहा है, मुझे गुरु की शक्ति मिल रही है। अगर आपका पत्थर जेन्युइन है तो इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। ओके, अगर आपको गुरु का जेमस्टोन पे विश्वास नहीं है या यू कैनॉट अफोर्ड इट, तो गुरु के मंत्र होते हैं। गुरु का मंत्र का आप जाप करो, गुरु की पूजा करो, गुरु की अर्चना करो, पंडित को बोलो करने के लिए। तो अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मंत्र हैं। अलग मंत्र होते हैं। अगर आपको मंत्र उपचार नहीं आते हैं, अभी कैसे होते हैं, पहले ज़माने में संस्कृत तो वॉज अ कॉमन लैंग्वेज, अभी तो हार्डली एनीबडी कैन, अगर आप मंत्र दोगे तो उनको उच्चारण नहीं आते हैं। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, तो अपने सिस्टम में 3 अल्टरनेटिव्स है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो उसको यंत्र दे दो ना, यंत्र आर द विजुअल मंत्रस, दे आर द सीक्रेट ज्योमेट्री। जैसे ज्योमेट्री का एक अलग इम्पैक्ट होता है अपने ब्रेन पे। अगर हम ट्रायंगल देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं, डॉट देखते हैं ना, तब ब्रेन प्रोसेसेस इन अ डिफरेंट वे। उसकी अलाइनमेंट अगर अलग हो तो इट विल प्रोसेस इन अ डिफरेंट वे। जैसे वही मंत्रों का, इसके लिए हम लोग उसको विजुअल मंत्रस कहते हैं ना, वही मंत्र का आप बार बार रिपीटेशन करते जाओगे ना, तो दैट पैटर्न इज फॉर्म, दैट इज नोन एज यंत्र। आप यंत्र लगा सकते हो। तो ज़्यादातर इट्स अ विजुअल इम्पैक्ट। यंत्र इज अ विजुअल इम्पैक्ट, मंत्र इज एन ऑडिबल इम्पैक्ट। ओके, एंड पूजा एंड ऑल दिस थिंग्स आप जो करते हो ना, इट्स अ बिलीफ इम्पैक्ट, वो थॉट प्रोसेस का एक इम्पैक्ट हो जाता है। तो मंत्र जैसा कहते हैं कि मंत्र का सही उच्चारण हो तभी उसका इफेक्ट होगा, डेफिनेटली, है ना? इफेक्ट सबका होता है। इफेक्ट ऐसा 0-1 में नहीं होता है। अगर 4 शब्द ने बराबर उच्चारे और 10 में प्रॉब्लम हुआ तो 10 विल गिव यू अ गुड रिजल्ट, 4 विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। ओके, हाँ, पर उसकी एक पैटर्न होती है। हाँ, see, जैसे होता है ना कि अगर आप ऑडियो में देखते हो, समझो, सो आई नीड अ परफेक्ट साइन वेव चाहिए। तो मुझे वो एक साइन वेव का पैटर्न जनरेट होना चाहिए। अगर उसमें डिस्टर्बेंसेस आ गए, इट विल बी ए साइन वेव, बट इट विल बी ए डिस्टर्बिंग साइन वेव। ओके, सो मंत्र उच्चारण का वो एक हो जाता है। ओके, और उनकी साइकिल्स होती है, इतने साइकिल्स होने चाहिए, देन इट हैज़ अ फिजिकल इम्पैक्ट ऑन यू आफ्टर सर्टन ईयर्स। मेंटल इम्पैक्ट तो इमीडिएटली हो जाते हैं, बट फिजिकल इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाता है। तो आप जो यंत्र देते हैं या उसको रेकमेंड करते हैं, और मेरे ख्याल से आप उसको बना के भी देते हैं ताकि वो गलत ना हो, है ना? उसका कहीं भी गलत नहीं, मैं बना के नहीं, आई टेल पीपल ऑल्सो कि वेरेवर यू गेट द यंत्रस ना, यू कैन टेक दैट यंत्रस, पर यंत्र पे विधि होना बहुत जरूरी है। ये क्या विधि होती है? विधि होती है, उसकी पूजा होती है, उसके जाप होते हैं। अच्छा, जैसे गुरु का है तो आप गुरु के 16,000 जाप उसके ऊपर कर सकते हो, उसकी अर्चना कर सकते हो। शुक्र का है 20,000 जाप कर सकते हो। तो वो जाप करना बहुत जरूरी होता है आपके संकल्प लेके। आप जब भी संकल्प लेते हो, देन यू हैव अ थॉट इन द माइंड कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दैट थॉट विल ऑलवेज ट्रिगर यू। आप जब भी वो यंत्र देखोगे आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्यों किया है, तो आप भूलते भी नहीं हो, एंड इट इम्पैक्ट्स यू कॉन्स्टेंटली। ओके, और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आप जितना विश्वास रख के वो करोगे ना, तो उसको आपका फल मिलना शुरू हो जाता है। आप ये मत सोचो कि मैंने घर में आग लगाया और मुझे आज ही उसका फल मिलना चाहिए। इट टेक सर्टन टाइम टू इम्पैक्ट, एटलीस्ट 40 डेज तो उसे लगता ही है रिजल्ट आने। किसी किसी को जल्दी आ जाता है। अच्छा, और एक क्यूरियोसिटी है जो मुझे भी है कि आप यंत्र लगाते हो, घर पे लगाते हो, और कई बार आप बाहर काम कर रहे होते हो, दिन में बाहर होते हो, या कई बार आप कई दिनों के लिए बाहर जाते हो, तो तब कैसे इफेक्ट करेगा? खाना तो आप घर पे आके खाते हो, हाँ, लेकिन कई फिर भी बार आप सर्वाइव। अगर आप बाहर जाते हो, समझो, तो आप मंत्र का जाप कर सकते हो, देन ऑल्सो इट विल इम्पैक्ट यू। आप कितने दिन बाहर जाते हो ना, अगर आपको 365 दिन ही बाहर रहना है ना, तो यंत्र साथ लेके घूम जाओ।
तो बड़ा वैसे हाँ। आप छोटा भी यंत्र देते हो ना, कैरी छोटा भी पॉकेट यंत्र। पॉकेट यंत्र भी आप रख सकते हो, हाँ यू कैन कैरी इट। पर नॉर्मली आई डोंट थिंक सो 2 या 3% लोग ऐसे, परसेंट ऑफ लोग ऐसे होंगे कि जो बाहर बहुत ज्यादा बाहर है। हाँ बाहर रहते हैं, बाकी तो बट जो नॉर्मली भी आप जितने वक्त घर पे रहते हो उसका इफेक्ट होता रहता है, एंड यू कैरी दैट इफेक्ट। या डेफिनेटली ओके, सो व्हेन यू गो आउट यू कैरी दैट इफेक्ट। इफेक्ट, वो एनर्जीज है ना, एनर्जीज आर कनेक्टेड, ऐसा होता है ना। मतलब आप जो जाप करते हो उस यंत्र पे या आप पूजा अर्चा करते हो और खुद आप जो करते हो, तो तब से आपका एक वाइब्रेशन उस पे आ जाते हैं। पंडित जब भी करते हैं तभी पंडित उसमें वाइब्रेशंस उसके आ जाते हैं, एनर्जी आ जाती है। एंड दैट एनर्जी वर्क्स वेदर यू आर एट होम और नॉट। एनर्जी इज एवरीवेयर, इट डज नॉट, एनर्जी डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर द डिस्टेंस और द प्लेस और ओके, हाँ। अगर आप स्पूकी रिएक्शन आपको अगर समझो याद है, स्पूकी रिएक्शन जो आइंस्टाइन थ्योरी होती है, अगर एक मैं एटम को स्प्लिट कर देता हूँ और एक एटम को यूनिवर्स के वो साइड पे रख देता हूँ, ये साइड पे रख देता हूँ, ये एटम को मैंने ऐसे घुमाया तो वो एटम ऐसे ही घूमेगा, दैट इज अ कनेक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पेस। ये जो स्पेस है दैट इज अ 3D स्पेस, एनर्जीज के लिए देयर इज नो स्पेस, इट एक्ट्स एवरीवेयर, इट इज ऑलवेज विथ यू। सो बेसिकली ये एनर्जीज का काम है। एनर्जी का जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी सोचते हो कि आप यहाँ से उठ के आप दिल्ली गए हो या चंडीगढ़ गए हो, दैट इज अ फिजिकल स्पेस, फिजिकल डायमेंशन, बट द एनर्जी इज सेम एवरीवेयर, एंड यू कैरी दैट एनर्जी। यू कैरी दैट, एनर्जी इज एवरीवेयर। एनर्जी को कोई डायमेंशन है, बिकॉज एनर्जी इज नॉट इन दिस 3D वर्ल्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस 3D वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ आवर ब्रेन। एक्चुअली कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली एवरीथिंग इज वेव। Your brain collects the information, n number of informations, and it processes down to n-1, so आपको ये 3D वर्ल्ड दिखता है। अगर बस ये कप है तो दिस कप इज एन वेव एक्चुअली। इफ यू एनी कॉन्शियस अगर उसको दिखना चाहते हैं तो आपको कप दिखेगा, आपको लगता है कि ये कप यहाँ पे, बट दिस इमेज इज फॉर्म्ड हियर, यू कैन फिजिकली फील दैट एनर्जी, टच दैट एनर्जी। सो एनर्जी इज एवरीवेयर। तो यंत्र की एनर्जी आप घर पे रखो या कहीं पे रखो, इट विल वर्क आउट एवरीवेयर। ओके, एनर्जी कोई भी चीज़, अगर आप आपका शर्ट भी लेते हो, आप समझो शर्ट 1 साल 2 साल पहन लेते हो, तो दैट शर्ट कैरीज योर एनर्जी। तो आप उसको कितना भी धो, आप कितना भी वॉश करो उसे, इट विल कैरी योर एनर्जी, इट हैज योर एनर्जी। सो एनर्जी इज एवरीवेयर। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें भी एक बड़ा साइंस है विच इज ऑब्वियसली ऑन एनर्जीज ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम, और आपकी एनर्जी क्या होती है, and how do you match those energy and how do you give those energy which is needed at that point of time, right? Through remedies or through whatever your advices or whatever. लेकिन ये जो ज्ञान है ना, जो आपने मतलब आपने साधा है और आपने लिया है, ये कोई भी ज्ञान अचीव कर सकता है, या अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में जाना है, एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो ये किसी को भी पॉसिबल है? एस्ट्रोलॉजी सीखना है मतलब आप बेसिक उसके प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फल है। सी फल जो होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द ईरा, आप कौन से पीरियड में हो, उस हिसाब से वी हैव टू मैनिपुलेट दैट। अभी पहले ज़माने इंटरनेट नहीं था, पहले ज़माने में फिल्म्स नहीं थी, फिर भी अभी उसको राहु के साथ जुड़ा गया है ना, बिकॉज सम एस्ट्रोलॉजर्स, इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर्स है, उन्होंने वो लिंक कर दिया ना, बिकॉज ये माया है, ये इल्यूजन है, सो इट स्टिक विथ राहु। आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, आफ्टर 100 years समथिंग मैट डिफरेंट। तो वहाँ का एक 3D पर्सपेक्टिव लेके ना, दे हैव टू इंटरप्रेट इट, पर उसके बेसिक कैलकुलेशंस जो है ना, वो तो स्टडी करना ज़रूरी है। तो मतलब एक जो पारंपरिक जो उसका जो मैथमेटिक्स है या जो भी, हाँ, इसमें कैसा होता है, एक साधारण स्टेटमेंट है कि शनि तकलीफें देती है, डिले करवा देता है, दैट्स अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ शनि। करेक्ट। पर शनि आपके साथ कैसे बिहेव करता है, द बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स विथ यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। शनि हर एक के साथ ऐसे सेम बिहेव नहीं करेगा, वो कुंडली के हिसाब से पता चल जाता है ना, हाउ दिस प्लैनेट इज बिहेविंग विथ यू, वेदर इज बिहेविंग फ्रेंडली विथ यू, या वो स्ट्रिक्ट है, या आपको वो दुख पहुंचाना चाहता है। ये कुंडली पे डिपेंड होता है ना कि हाउ दैट प्लैनेट इज बिहेविंग, तो दैट यू हैव टू इंटरप्रेट इट वेरी प्रॉपर्ली। और उसके ऊपर एक रेमेडीज होते हैं, आपके रेमेडीज भी मैंने पहले बोला, रेमेडीज विल ओनली चेंज द 3D फॉर्मेट, नॉट द रिजल्ट ऑफ इट। ओके, मतलब ये ज़रा थोड़ा समझा के बताइए प्लीज़। उससे आपको क्या मिलने वाला है, आप क्या प्राप्त करने वाले हैं।
सुख या दुख, ये दो ही चीज़ें हैं जो आप महसूस करते हो अपार्ट फ्रॉम योर माइंड. दैट इज, सी यू आर ऑल एक्सपीरियंसिंग द लाइफ. आपको लगता है कि आप कर्म कर रहे हो, कर्म तो वो करवाता है एंड यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट. वो जो एक्सपीरियंस का जो पार्ट है ना, वो चेंज नहीं कर सकते. अगर मेरे पास कोई आती है कि हमको संतति नहीं हो रहा है शादी के काफ़ी साल बाद, एस्ट्रोलॉजर्स, मेडिसिन उसको संतति दिला सकते हैं, पर संतति से उसे सुख मिलने वाला है या नहीं ये नहीं बता सकते. संतति सुख और संतति से सुख ये दोनों अलग चीज़ें हैं. संतति सुख दिला दिया ना, विद हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजर, विद हेल्प ऑफ बच्चा हो गया, मेडिकल दिस थिंग, आपकी गोद में बच्चा आ गया. अभी बच्चा कैसे बिहेव करता है, बड़ा होके क्या बनेगा, आपको दुख देगा, ये देगा, वो तो डिफाइंड है. दैट वी कैन नॉट चेंज. दैट इज डेस्टिनी. दैट इज ओके. सो आप डेस्टिनी को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, आप नहीं सिर्फ- कर ही नहीं सकते. हाँ, आप सिर्फ जो उस टेम्पररी उसको जो हम, हाँ, वो जो फेज है, या तो देखो, या तो दो चीज़ें है कि मैं मन से बाहर रहूं, हाँ, तो मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है. लेट द थिंग्स हैपन, मुझे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. मैं- नो हार्मोन्स, माई हार्मोन्स विल नॉट सीक्रेट, माई ब्रेन विल नॉट सीक्रेट दैट हार्मोन्स. हाँ, अगर कोई खुशी का कोई माहौल आ जाता है, आई वुडंट बी हैप्पी, आई विल बी स्थित प्रज्ञावस्था जिसको बोलते हैं, हाँ, डिटैच्ड. डिटैच. Kind तो of मुझे a- कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हाँ. कुछ भी हो जाने दो, तो फाइन. जैसे बड़े बड़े जो साधु हैं, हाँ, तो वही जिन्होंने वही साधु लेवल पे किया जाते है, हैं. या उनको जरूरत नहीं जरूरत होती, ही नहीं, तो उनको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं. एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट, द प्रोग्रामिंग, द प्रोग्राम जो किया है माइंड का, वो पढ़ते हैं ना हाँ, मन में. आप मन में ही नहीं ठहरते हो, हाँ. अब मन के बाहर हो ना, तो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना. ओके. अब बात थोड़ा सा ठीक से समझ में आ रही है कि ये कैसे एस्ट्रोलॉजी वर्क होता है. अब जैसे ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मॉडर्न है ना, क्योंकि जो आज का जो यूथ है और ये उनको ज़्यादातर उनको वही है ना कि एस्ट्रोलॉजी, मतलब क्योंकि इसको कैसे अप्लाई किया जाए एस्ट्रोलॉजी की विद्या को, ये बहुत ज़रूरी होता है ना. तो यही मैं, मतलब पहला जो मेरा सवाल था वो यही था कि आप जानोगे कैसे, बिकॉज कैसा होता है ना, शास्त्र एक है, जैसे हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट है, एक है, और चार अलग अलग एक्टर्स एक स्क्रिप्ट को अप्रोच करते हैं, वो साउंड डिफरेंट होगा, डिफरेंट या उसका परसेप्शन अलग होगा, अलग होगा. चार एक्टर्स का, बिकॉज वो अपना एक्सपीरियंस लाते हैं, वो अपनी सोच लाते हैं, है ना. स्क्रिप्ट सेम ही है ना. उनकी प्लानिटरी पोजीशंस जो डिफरेंट होती है ना सबकी, उसके ऊपर उनकी सोच डिपेंड होती है. द एल्गोरिदम ऑफ अ थॉट प्रोसेस विल परसीव द स्क्रिप्ट एंड ही विल रिप्रेजेंट इट लाइक दैट. इसीलिए अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. अभी कोई भी एक बच्चा पैदा होता है, तो हम ऐसे समझो 9 ग्राफ ले लेते हैं, तो किसी का शुक्र बड़ा है, जब भी वो पैदा हुआ था तभी उसका शुक्र की इंटेंसिटी इतनी थी, सूर्य की इतनी थी, चंद्र की इतनी थी, बुध की इतनी थी, ये अलग अलग थी. ये अलग अलग बच्चे के अलग अलग होते हैं, इंटेंसिटीज अलग होते हैं. उस हिसाब से वो दुनिया को परसीव करता है, उस हिसाब से वो रिप्रेजेंट भी वैसे ही करता है. इसीलिए आप देखो ये स्क्रिप्ट, अगर एक ही स्क्रिप्ट अगर 5 जन को देते हो ना, एवरीबडी विल परफॉर्म इन अ डिफरेंट वे, एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट. अभी ए ने समझो परफॉर्म किया, तो नेसेसरी नहीं कि जेड को वो परफॉर्मेंस अच्छा लगे, वाई को अच्छा लग सकता है, बिकॉज एवरी, like I always believe that every speech has a listener. Only you to tap that listener properly. अगर आप लिसनर को बराबर पकड़ लोगे तो आपके पास ऑडियंस आ जाती है. या नहीं, तो ये चर्चा में ये बहुत बड़ा समझ में आ रहा है, ये बहुत क्लैरिटी आ रही है कि शास्त्र तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस शास्त्र को लेके एक एस्ट्रोलॉजर उसको कैसे अप्लाई करता है लाइफ में, है ना, उसको अपनी सोच से उसको कैसे उपाय बताता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बड़ा इफेक्टिव है. जैसा मतलब आपके साथ वो पॉडकास्ट करने का वो ये है कि आपका एक मॉडर्न अप्रोच है इसमें, आपकी अपनी एक सोच है, राइट, है ना. उस साइंस को आप जो अप्लाई कर रहे हो वो बहुत मॉडर्न तरीके से अप्लाई कर रहे हो, जो बहुत, मतलब जो समझ में आती है बातें, है ना. तो अभी के जो मॉडर्न जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जैसा स्ट्रेस है, कपल्स में जो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या डिवोर्स केसेस हैं, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ है ना, इसको आप कैसे मतलब आपका शास्त्र कैसे. मैं एग्जांपल देता हूँ. एक क्लाइंट मेरे पास आया था कि मेरी नौकरी चली गई है, 2 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ. मतलब ठीक है, मतलब हम है ना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं.
ये ऊपर वाले ने तुझे घर पे बिठाया, नौकरी नहीं, तो मुझे घर पे क्यों बिठाया? आप पर्सपेक्टिव जरा चेंज करके देखो क्या है। आप यही रोते हो कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं, मुझे नौकरी नहीं है, बट ये सिचुएशन है कि ऊपर वाले ने आपको घर पे बिठाया, तो शायद आपको आपकी घर पे बहुत ज़रूरत होगी। यू फिगर आउट कि तुम्हारी फैमिली में किसको तुम्हारी ज़रूरत है। किसी आपके बच्चे को शायद आपकी एनर्जीज की ज़रूरत हो, आपकी माँ को आपकी एनर्जीज की ज़रूरत हो, वो टाइम फ्रेम के लिए। तो मैं वो टाइम फ्रेम कैलकुलेट करता हूँ कि ये घर में कितना दिन बैठे। अगर घर में बिठा है तो यूं ही तो कोई नेचर बिठाएगा नहीं, देयर इज सम एक्टिविटी हैज टू बी डन। उसका कर्म देखो, कर्म है ना, कर्म तो चालू ही रहता है। वो घर पे बैठा है मतलब वो कर्म नहीं कर रहे ऐसे नहीं होते ना, उसके कर्म जॉब के अलावा भी बहुत है ना। उसके कर्म उसकी माँ की तरफ है, उसकी वाइफ की तरफ है, उसके बच्चे की तरफ है, बाकी भी है ना, तो वो कर्म भी उसको क्लियर करने हैं ना। अभी प्रायोरिटी वो क्लियर करने की है, इसीलिए उसे जॉब नहीं है। ही विल सिट होम, ही विल कंप्लीट दैट टास्क। अपने को पता नहीं चलता है कि मेरे बच्चे को मेरी एनर्जीज की जरूरत है कि नहीं, बट एनर्जीज आर नीडेड। दे ओनली थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे नौकरी नहीं है। फिर अगर वो ये पर्सपेक्टिव मैं दे देता हूँ पहले कि देखो क्या है, देन ही बिकम्स, हाँ मुझे ये भी कर्तव्य करने पूरे करने हैं। उसका वो टाइम फ्रेम जब निकल जाता है ना, तो उसको फिर वो खत्म हो, ये कर्तव्य खत्म हुआ तो उसको जॉब मिलना लग जाता है। रेमेडीज हम उसको देते हैं उसका मन शांत करने के लिए और उसका पर्सपेक्टिव उसको ढूंढने के लिए। तो एवरीबडी अगर देखते हैं कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में क्यों है, व्हाट इज द नेचर्स कॉल ऑन दिस, कि व्हाई दिस आई एम प्लेस्ड इन दिस सिचुएशन, तो उसका एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं कि देयर इज अ डिजायर इन योर माइंड एंड इट इज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड, तभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, नहीं तो क्यों जाते हो? करेक्ट। तो उस वक्त का जो डिजायर होता है वो अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग होता है। तो डिजायर तो आपको नचवाएगा ही ना। हाँ, डिजायर इज एन इल्यूजन। या एंड देन यू ट्रीट दोस डिजायर्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स डिजायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, पहले डिजायर से उसका अवेयरनेस देना है कि दिस इज अ डिजायर, ये डिजायर तुझे कहाँ लेके जाएगा। और हर एक डिजायर आदमी को अच्छे के लिए नहीं होता ना, खराब के लिए भी हो जाता है। देयर इज अ स्पॉइलिंग, बट ये डिजायर है। उसको पहले मैं अवेयरनेस दे देता हूँ कि ये गलत है, तो योर डिजायर इज नॉट राइट। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। अगर तुमको डिजायर है, समझो अगर मुझे डिजायर है कि मुझे बड़ा घर लेना है, तो इसके लिए मुझे बड़ी नौकरी चाहिए, ये चाहिए। हाँ, ऊपर वाला भी आपकी डिजायर कंप्लीट करता है, पर आपको ऊपर वाले से क्या मांगना है, दैट यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। वो मेरे पास आया था कि सर मुझे ना अच्छी नौकरी चाहिए, बड़ी वाली नौकरी चाहिए। मैंने तेरे को बड़ी नौकरी क्यों चाहिए? मैं वो कह रहा था कि मैं भगवान से मांगता हूँ कि मुझे बड़ी नौकरी दे दे। मैंने तेरे को बड़ी नौकरी क्यों चाहिए? तो मुझे बहुत पैसा चाहिए। तुझे बहुत पैसा क्यों चाहिए? मुझे बड़ा घर लेना है। मैंने तू भगवान के पास जाके बड़ा घर मांगना, तू नौकरी क्यों मांगता है? तो वो रास्ता ढूंढेगा आपको कि घर लेने के लिए आपको क्या करना है। शायद वो आपको बड़ी नौकरी दे, शायद वो आपको कोई बिजनेस दे दे, शायद आपको वो स्टॉक मार्केट में दे दे। वो डिजायर आपकी पूरे करेगा। प्लैनेट्स आर देयर टू फुलफिल योर डिजायर, बराबर। पर वो डिजायर का फल क्या है, वो डिजायर से आप खुश हो गए या नहीं हो गए ना, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए तो कहा गया है ना कि फल की चिंता मत करो। अगर आप बोलोगे कि यार आई नीड ड्रिंक्स एवरी डे, अगर आप राहु की पूजा करोगे, राहु के जाप करो, तो राहु आपको अच्छे कॉन्टिनेंटल होटल्स में आपको ड्रिंक्स एवरी डे यू विल गेट अ ड्रिंक्स आउट ऑफ इट। आप सालों साल ये करते रहोगे तो उसका फल तो आपको पता है क्या मिलेगा। आपका लीवर खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। आपकी डिजायर पूरी हो गई, पर उसका फल क्या मिला? ये। सो डिजायर्स आर प्लेजर्स, दे आर नॉट हैप्पीनेस। ऑल डिजायर्स आर प्लेजर्स। तो डिजायर से आपको मटेरियलिस्टिक तो गोल्स हो जाते हैं। हाँ, अब खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात अलग है। हाँ। या टेम्पररी खुशी मिलेगी या लॉन्ग टर्म में खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा कि नहीं, वो उस समय। बट आप वो डिजायर्स या जो भी है उसमें आपका शास्त्र मदद करता है डेफिनेटली। सो जैसे मैंने कहा कि कोई बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, उसको अपना एक बिजनेस बढ़ाना है, उसको क्लाइंटल बड़ा चाहिए, तो उसके लिए भी फिर इसका ये शास्त्र का। हाँ, अगर कंपनीज में होते हैं तो डेफिनेटली कि मैं किस इंसान से क्या काम करवा लूँ, उसको कहाँ पे रखूँ, उसके चार्ट अगर उसके पास मालूम है तो उसके हाइलाइट्स पता चल जाते हैं कि वो किस में पारंगत है या वो किस में एक्सपर्टाइज है।
तो उस एक्सपर्टाइज के काम अगर उस आदमी को दे देते हैं ना, देन ही विल परफॉर्म। कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी परफॉर्म नहीं, एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं करता है, तो नॉर्मली कंपनी उसको ले ऑफ कर देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप उसका चार्ट देखोगे, क्योंकि अगर उसको आपने ले ऑफ कर दिया तो उसको 6 महीने बाद कहीं तो नौकरी मिल जाएगी और उधर वो परफॉर्म करेगा, तो यू आर लॉस्ट योर रिसोर्स। अगर आप उसका चार्ट देखते हो और आपको पता चल जाता है कि ये आदमी 6 महीना परफॉर्म नहीं करेगा, तो आप 6 महीने के लिए उसको दूसरा टास्क दे दो, पर आप रिसोर्स मत लूज करो, फिर उसको दोबारा वो टास्क पे डाल दो, देन ही विल परफॉर्म। सी एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ रिसोर्स। या इसीलिए तो हम एचआर कहते हैं, human हाँ, resource। वो रिसोर्स है, वो ये रिसोर्स मेरे काम का नहीं है, अरे वो जिंदा है मतलब वो काम का ही है। दिस रिसोर्स इज नॉट वर्किंग फॉर मी टेम्पररी। परमानेंटली भी होता है, नहीं ऐसा नहीं है, बट वो वेरीफाई करो कि ये टेम्पररी है या परमानेंटली है। अगर टेम्पररी है और उसे आप निकाल देते हो, देन यू आर लूजिंग द रिसोर्स। दैट इज वाई एम्प्लॉय रिटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको दूसरा एम्प्लॉय हायर करने में इट वुड कॉस्ट यू मच। उसकी डबल सैलरी का तो कॉस्ट उसे जाता ही है सेकंड एम्प्लॉय हायर करने में। सो अगर आप ये फंडामेंटल से चलते हो, लाइक माइंडेड, आप टॉप 500 कंपनीज में कोई ले लो, दे ऑलवेज हायर लाइक माइंडेड पीपल, बिकॉज थॉट प्रोसेस सेम होता है कंपनीज रन करने के लिए। देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज डन इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर्स। मैं तो चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर है ये स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि सेम लाइकिंग के, सेम पैटर्न के अगर एम्प्लॉयज हो ना, तो योर कंपनी विल ग्रो, बिकॉज हार्मनी मेंटेन होती है ना। इफ देयर इज नो हार्मनी तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड दैट कैन बी डिराइव्ड विद दिस शास्त्र या दिस। यानी आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर से पूछो कि ये बंदा कैसा है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पर्सपेक्टिव अलग होगा, पर्सपेक्टिव अलग होगा। कंपनी ये बंदा मुझे परफॉर्म कैसे करेगा, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस, और ये कितना चलेगा। फोकसिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, इंडिविजुअल। तो तो अलग अलग ये इसीलिए तो रिसोर्स बोलते हैं ना, ह्यूमन। सी इट्स अ रिसोर्स, एक्चुअली द वर्ड ह्यूमन रिसोर्स इट इटसेल्फ इज अ, ह्यूमन कैनॉट बी अ रिसोर्स ना एक्चुअली। करेक्ट। बट वो रिसोर्स को मैं कैसे, उसको रिसोर्स के एंगल से देखो ना आप। मैं एम्प्लॉय को देखता हूँ तो आई विल नॉट सी कि ये रिश्ते में कैसे बिहेव करता है या ये कैसे करता है। ये वर्क प्रोफाइल में इसकी एक्सपर्टीज क्या है, ये स्पीच में एक्सपर्ट है, ये राइटिंग स्किल में एक्सपर्ट है, ये सेल्समैन में एक्सपर्ट है, इसका प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट है। सो आई शुड यूज हिम अकॉर्डिंग टू इट। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका एप्लीकेशन अगर इसका ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया ना, तो आई गारंटी दैट ऑर्गेनाइजेशन विल स्टे फॉर मोर देन 100 years। वंडरफुल संजय जी। तो संजय जी, ये आपके साथ बातचीत करने में ये बड़ा मज़ा आया और ये पर्सपेक्टिव्स काफ़ी मिल गए कि एक इंडिविजुअल से लेके ऑर्गेनाइजेशन में और मल्टीपल तरीके से इस शास्त्र को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली। एंड दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ वेरी मॉडर्न अप्रोच, दिस इज़ अ वेरी फ्रेश अप्रोच, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आप यहाँ पे आए। आई एम ऑल्सो हैप्पी। नहीं, और इस शास्त्र का हम कहते हैं ना, जो कि आपके आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, Right. या कैसे इसकी मदद लोग ले सकते हैं, मेरे ख्याल से इसकी क्लैरिटी इस पॉडकास्ट से काफ़ी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया है। तो कैसे लगा आपको ये पॉडकास्ट? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये सबके क्या कहते हैं कुतूहल का विषय होता है। कई लोग इसको बिलीव करते हैं, कई लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन क्यूरियोसिटी होती है। तो मेरे ख्याल से जो आपकी सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं, आपके जो सारे सवाल हैं, वो हमने इस पॉडकास्ट में कवर किए हैं। अगर नहीं किए हैं या कोई और सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछिए, हम इसके जवाब देंगे। हम संजय जी से इसकी सारी जानकारी लेके आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।